मैडलिन अल्ब्राइट 1997 से साल 2001 तक बिल क्लिंटन के ज़माने में अमेरिका की विदेश मंत्री रही हैं। उन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तान को इंटरनेशनल माइग्रेन कह दिया था, पर अब वही पाकिस्तान दुनिया को साबित करने में लगा है कि वो कोई माइग्रेन नहीं है, बल्कि वो तो दुनिया से एक सरदर्द बचा रहा है, सरदर्द को अलग कर रहा है। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा है, और इस मध्यस्थता में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हीरो बनकर उभरे हैं। ट्रंप उन्हें लंच के लिए बुलाते हैं, उन्हें फेवरेट फील्ड मार्शल बुलाते हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति जब उनसे मिलता है तो व्हाट्सअप मैन कहता है, बताता है कि मैं तो मुनीर से फ़ोन पर बहुत बातें करता हूँ। इतनी इज्जत पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को तो छोड़िए, किसी प्रधानमंत्री को भी शायद अमेरिका ने कभी नहीं दी है। आसिम मुनीर ने ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की शुरू की गई जंग रोकने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पर अब राजनीतिक हलकों में खबर चल रही है कि उन्हीं आसिम मुनीर को मारने के लिए मोसाद साजिश रच रहा था। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के आदेश में ये प्लानिंग की गई थी, और ये जो दावा किया है वो किया है ब्राज़ीलियन पत्रकार पेपे एस्कोबार ने। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया है कि स्विट्ज़रलैंड में जब नेगोशिएशन के लिए पाकिस्तान और ईरान का डेलीगेशन जाने वाला था, तब मोसाद वहां हमला करने का प्लान कर रहा था। इस हमले में मेन टारगेट जो थे वो आसिम मुनीर ही थे, लेकिन ये बात आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसको पता चल गई, और उन्होंने ओमान के ज़रिए मोसाद तक मैसेज भेजा कि अगर ईरानी या पाकिस्तानी डेलीगेशन को खरोंच भी आई तो इसराइल को मैप से वाइप आउट कर दिया जाएगा, उसे मिटा दिया जाएगा। ब्राज़ीलियन पत्रकार का ये दावा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि अगर इसराइल ऐसी हरकत करता तो ये जंग और भी एस्केलेट हो जाती, शायद मिडल ईस्ट तक फैली जंग का दायरा भी बढ़ जाता। इसलिए अधिकतर लोगों ने इस दावे को फर्जी बताया। पाकिस्तान की सरकार ने भी इसे झूठा बताया। इसराइल की सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन संभवतः वो भी इसे फर्जी ही बताएंगे। पत्रकार पेपे एस्कोबार जिन्होंने ये दावा किया है, उनका इतिहास भी एंटी वेस्ट वाला रहा है। उन्होंने रशिया टुडे, अल जज़ीरा और स्पुतनिक जैसे संस्थानों के लिए काम किया है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका वाली जंग के दौरान उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों जगह से रिपोर्टिंग भी की है, और उनके लेखों से अनुमान मिलता है कि वो एक मल्टी पोलर वर्ल्ड के समर्थक हैं। इसलिए जब एस्कोबार के दावों की बात हो रही है तो हमें उनके पुराने काम को भी एक बार जान लेना चाहिए। एस्कोबार ने जो दावा किया है वो भले ही फर्जी हो, सही ना हो, लेकिन दर्शकों के मन में एक सवाल तो पैदा होता ही है कि क्या इसराइल वाकई पाकिस्तान या उसके नेता को टारगेट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो खुद को एक इस्लामिक रिपब्लिक कहता है उसके पास भी परमाणु बम है, और वो इसराइल को मान्यता भी नहीं देता है। धमकी भरे बयान भी पाकिस्तानी नेता इसराइल को उसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ देते रहते हैं। और अतीत में भी जब इसराइल को किसी मुस्लिम देश से ख़तरा महसूस हुआ है कि वो परमाणु बम बना सकता है, तो इसराइल ने उन देशों को टारगेट किया है। याद कीजिए 1980 के दशक में जब उसे खबर मिली कि इराक परमाणु बम बना रहा है, तो 7 जून 1981 को इसराइली वायुसेना ने इराक के तमूज़ में एक रिएक्टर को तबाह कर दिया था। फिर जब ऐसी खबर मिली कि सीरिया भी ऐसा ही काम कर रहा है, परमाणु बम बना रहा है, तो 6 सितंबर 2007 को अल किबल साइट को भी इसराइल ने तबाह कर दिया था। और जब लीबिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज़ कर लिया तो दावा किया जाता है कि इसराइल ने अमेरिका और ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया और लीबिया पर प्रतिबंध लगवाए और उससे एक न्यूक्लियर डील करवा ली। इसी तरह की जो न्यूक्लियर डील है जो लीबिया के साथ हुई थी, वही जो इसराइल है वो ईरान के साथ भी करना चाहता है कि वो अपना पूरा प्रोग्राम ही, न्यूक्लियर प्रोग्राम ही त्याग दे, बंद कर दे, सेंट्रीफ्यूज खत्म कर दें और यूरेनियम है वो उनके हवाले कर दें, मिसाइल का प्रोडक्शन भी रोक दें। ये भी शर्त शामिल करना चाहता है इसराइल चाह रहा है कि लीबिया की तर्ज पर कोई डील हो जाए, लेकिन ईरान नहीं मान रहा है। तो इसराइल ने क्या किया, उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। पर सवाल घूम फिर कर वही आता है कि पाकिस्तान उससे क्यों अछूता रह जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो एक बना बनाया परमाणु बम है। एड्रियन लेवी और कैथरीन स्टॉकलार ने अपनी किताब पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन कंस्पिरेसी में दावा किया है कि इसराइल ने भारत को ऑफर दिया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक किया जाए और उसे ख़त्म कर दिया जाए, पर भारत ने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद इसराइल के साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई। पर क्यों इसराइल ने उसके बाद पाकिस्तान पर हमले का प्रयास नहीं किया? या फिर इसको उल्टा भी कर दीजिए इस पूरे सिनेरियो को,
क्यों पाकिस्तान ने कभी इसराइल पर सीधे हमला नहीं किया, जबकि उसके नेता दिन रात इसराइल को गाली देते रहते हैं, उसे मिटाने की बात करते रहते हैं, लेकिन हमला नहीं करते। इसका एक जवाब तो ये हो सकता है कि ना तो इसराइल को पाकिस्तान से सीधा खतरा है और ना ही पाकिस्तान को इसराइल से कम अब तक तो ये बात स्पष्ट तौर पर कही ही जा सकती है। याद कीजिए 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भारत आए थे, तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है और उसे भी हमें एक दुश्मन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। यानी ऐसा लगता है कि दोनों देश एक स्टेटस को में बने हुए हैं, बस धमकियाँ आ रही हैं दोनों की तरफ से, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जैसे पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ डील अगर हो जाती है तो पाकिस्तान को भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना पड़ेगा, तो इस पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन फिर बाद में मामला शांत हो गया, एस्केलेट नहीं हुआ ये मामला। अब फिर ब्राज़ीलियन पत्रकार के दावे से ये चर्चा हो रही है पाकिस्तान और इसराइल की, ये भी आने वाले वक्त में शांत हो जाएगी। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान और इसराइल एक दूसरे पर हमला क्यों नहीं करते हैं और क्या कभी दोनों देशों में दोस्ती हो पाएगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का, आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। पाकिस्तान और इसराइल की दुश्मनी दोनों देशों के जन्म से पहले से ही चल रही है। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, और फिर मई 1948 में इसराइल बना। लेकिन पाकिस्तान की हिमायत करने वाले नेता भारत की आज़ादी के पहले से ही इसराइल का विरोध करते आए हैं। 12 अक्टूबर 1945 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम दुनिया का हर मर्द और औरत मर जाना पसंद करेगा, लेकिन जेरूसलम पर यहूदी का कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले ही 5 लाख यहूदियों को वहां बसाया जा चुका है। अब अगर वहां और लोग आए तो ना कभी शांति आ पाएगी और ना कभी युद्ध टाले जा सकेंगे। उस रोज़ जिन्ना ने अमेरिका और ब्रिटेन से भी इस मामले से, यानी फ़िलिस्तीन और इसराइल के मामले से दूर रहने की अपील की थी। ये सब तब हो रहा था जब ब्रिटेन ये जगह छोड़कर जाने का प्लान कर चुका था। अरब कह रहे थे कि फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कोई कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। उनसे अमेरिकी वादा कर चुके थे कि ये ज़मीन फ़िलिस्तीनियों को दी जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। अमेरिका ने ख़ुद इसराइल को मान्यता दी और दूसरे देशों पर भी दबाव बनाया कि इसराइल को आप मान्यता दीजिए। मई 1948 में जब इसराइल बना, तब इसराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने जिन्ना को एक टेलीग्राम भेजा और डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करने की कोशिश की, ये बात कही, लेकिन जिन्ना की तरफ से कोई ख़ास रिस्पांस आया नहीं था उस वक्त। उसके बाद अरब देशों ने मिलकर इसराइल पर हमला बोल दिया। 1948 में ये खूब लड़ाई हुई। तब अमेरिका में इसराइली अधिकारियों को ये जानकारी मिली, जो उनका डिप्लोमेटिक मिशन था वाशिंगटन में, उन लोगों को ये जानकारी मिली इसराइलियों को कि पाकिस्तान जो है वो फ़िलिस्तीनियों की सैन्य मदद करने की कोशिश कर रहा है। उस समय ऐसी भी खबरें आई थी कि पाकिस्तान अपनी सेना की एक बटालियन फ़िलिस्तीन भेज सकता है जो इसराइली सेना के ख़िलाफ़ लड़ती। ये भी कहा गया था, एक और बात ये कही गई थी कि पाकिस्तान ने चेकोस्लोवाकिया से लगभग 2.5 लाख राइफ़ल खरीदी हैं, इटली से 3 सैन्य विमान भी खरीदे हैं, जिन्हें मिस्र को दिया जाएगा ताकि वो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ सके। लेकिन क्या ये सामान अरबों के पास पहुंचा या पाकिस्तान वहां लड़ने गए, ये बात आज तक साबित नहीं हो पाई है। वो बात भले ही साबित हो पाई हो या ना हो पाई हो, लेकिन 1967 की जंग में पाकिस्तान में अपने जो पायलट्स थे उनकी एक टीम ज़रूर भेजी थी इसराइलियों से लड़ने के लिए। फिर 1973 की यौम किपुर वॉर में भी कुछ पाकिस्तानी पायलट वहाँ हिस्सा लेने गए थे। ये पहली बार था जब पाकिस्तानियों ने फ़िलिस्तीनियों को खुला समर्थन दिया था। यौम किपुर वॉर में अमेरिका ने इसराइल को खुला समर्थन दिया था, जिसके बाद मुस्लिम देश नाराज़ हो गए थे और उसी के बाद पाकिस्तान ने फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के साथ एक समझौता किया कि उन्हें पाकिस्तान में मौजूद मिलिट्री इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाएगी। 1982 में जब इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, तब PLO का साथ देने के लिए पाकिस्तान से वॉलंटियर्स की एक टीम भी गई थी और इसराइल के साथ जब लड़ाई हुई थी वहाँ पे लेबनान में, तब 50 पाकिस्तानियों को बंदी भी बनाया गया था। तो अब तक जितनी भी घटनाएं हो रही थी उससे इसराइल ये तो समझ गया था कि पाकिस्तान उसका पक्का दुश्मन है और उससे निपटना ही एकमात्र रास्ता होगा, नहीं तो आगे जाकर वो उसके लिए ख़तरा हो सकता है। उस समय इसराइल पड़ोस के देशों से भी लड़ाई कर रहा था। लेबनान के हमले मतलब 82 के हमले के ठीक 1 साल पहले उसने इराक के न्यूक्लियर प्लांट को भी नष्ट किया था।
1980 के दशक में ही इसराइल को इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर रहा है, इसलिए उसने भारत की मदद से पाकिस्तान की रिएक्टर पर हमले का प्लान बनाया था, लेकिन भारत इसके लिए राज़ी नहीं हुआ। इस दावे पर भारत सरकार या इसराइल की सरकार की तरफ से आज तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये बात हम शुरू में भी बताए थे, लेकिन इस बात का खुलासा ब्रिटिश पत्रकारों की किताब और लेखों में ही होता है। किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में, सरकारी आधिकारिक रिकॉर्ड में बात नहीं आती है। फिर आ जाइए 1998 में पाकिस्तान सफलतापूर्वक न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है और उसके बम को एक इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता है। ये भी बोला जाता है कि पूरी उम्मत की, मुस्लिम उम्मत की रक्षा के लिए ये बम बनाया गया है, लेकिन इस टेस्ट के बाद भी इसराइल की तरफ से कोई तीखी आलोचना नहीं आई। इसराइली अधिकारियों ने इतना ज़रूर कहा कि पाकिस्तान को अपने फैसलों पर स्पष्टता देनी चाहिए। इसराइल ने एक और चिंता ये जताई थी कि पाकिस्तान की बम बनाने के बाद अब मिडिल ईस्ट में भी परमाणु बम बनाने की होड़ मच सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान और ईरान ही की बॉर्डर लगती है। अफ़गानिस्तान तो उस समय बम बनाने के काबिल नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उस वक्त ही शुरू हो चुका था, 1950-60 से ही शुरू हो चुका था। इसलिए इसराइल की सबसे बड़ी चिंता वही थी कि ईरान परमाणु बम ना बना ले, क्योंकि पाकिस्तान बना चुका है। इसराइल ने 2000 के दशक तक फ़िलिस्तीन के कई इलाकों में अपना कब्ज़ा धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, जिससे पाकिस्तान के अंदर इसराइल के लिए उसका विरोध बढ़ता गया। जनवरी 2002 में जब अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या पाकिस्तान में हुई, तब उन पर इसराइली एजेंट होने के ही आरोप लगाए गए थे और यही नैरेटिव पूरे पाकिस्तान में चलाया गया था। लेकिन फिर पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। परवेज़ मुशर्रफ अक्टूबर 1999 में ही नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके आ चुके थे पाकिस्तान की सत्ता में, और 2001 में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति बना लिया और धीरे धीरे उनकी ताकत अब मजबूत हो रही थी पाकिस्तान में। मुशर्रफ पाकिस्तान को मॉडर्नाइज़ करना चाहते थे। उनका मानना था कि वेस्ट के साथ ही पाकिस्तान की तरक्की लिखी हुई है और इसके लिए इसराइल से दोस्ती करनी तो ज़रूरी थी। इसलिए 2003 में मुशर्रफ ने पहली बार कहा कि इसराइल से रिश्ते ठीक किए जाने चाहिए। 1 सितंबर 2005 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी और इसराइल के विदेश मंत्री उस समय के सिल्वान शालोम, उनकी मुलाकात होती है तुर्की में। पहली आधिकारिक बैठक थी दोनों देशों के बीच ये, और पहली बार इस तरह से दोनों देशों के नेता मिल रहे थे। इस मुलाकात का पाकिस्तान में खूब विरोध हुआ, लेकिन मुशर्रफ पीछे नहीं हटे। सितंबर महीने में ही, उसी साल 2005 में ही, यूएन में मुशर्रफ और इसराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने पहली बार हाथ मिलाया और ठीक 2 महीने बाद पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल वो इसराइल जाता है। मुशर्रफ की कोशिशों का कोई ख़ास परिणाम तो नहीं निकला, पाकिस्तान और इसराइल के संबंध स्थापित नहीं हुए, लेकिन अंदर खाने तनाव कम करने की जो कोशिशें थी दोनों देशों के बीच, वो जारी रहीं। पर विकीलीक्स में फिर खुलासा हुआ 2008 में कि आईएसआई के अधिकारियों ने इसराइल को चेतावनी दी थी कि भारत में यहूदियों को टारगेट किया जा सकता है एक आतंकी हमले में। बाद में फिर 26 नवंबर 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमला होता है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था, आतंकवादी संगठन ने। इस हमले में कई जगहों को निशाना बनाया गया, जिसमें नरीमन हाउस नाम का एक ज्यूश सेंटर भी शामिल था। तब ये बात एकदम साबित हो गई थी कि पाकिस्तान की जो चेतावनी थी वो सही थी। लेकिन हमलों के बाद ऐसी खबरें भी आई थी, इस विकीलीक्स के ने जो दावा किया था उसमें ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान के तत्कालीन आईएसआई चीफ जो थे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा, उन्होंने मौसाद के साथ सीधे संपर्क किया था और ये चेतावनियाँ दी थी। तो विकीलीक्स के इस खुलासे के अगले कुछ बरस तक पाकिस्तान और इसराइल के संबंध ठीक ठाक रहे। 2013 में ब्रिटेन की डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस इनोवेशन एंड स्किल्स ने दावा किया कि इसराइल ने पाकिस्तान को कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी है। इसका जब ये खबर आई थी उस वक्त भी पाकिस्तान में विरोध हुआ था। फिर 2018 में ये भी खबर चली कि एक इसराइली सिविलियन प्लेन पाकिस्तान में उतरा है। उसका मतलब ये निकाला गया कि इसराइल के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान आए हैं और कोई डील होने वाली है नॉर्मलाइजेशन की, लेकिन ये सब बातें झूठ निकलती गईं। पर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम एकॉर्ड साइन करवाए।
उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान भी इस समझौते में शामिल होने वाला था, उस पर दबाव बनाया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, लेकिन मैंने यानी इमरान खान ने इसके लिए मना कर दिया। उसी बरस 2020 में इमरान खान ने उनकी सरकार के खिलाफ इजरायली साजिश का एक और आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जुल्फ़ी बुखारी, जो ख़ुद उनके करीबी हुआ करते थे, वो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पर इसराइल गए थे। उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य विमान से यात्रा की थी, लेकिन पहले वो जॉर्डन गए थे और वहाँ से वो फिर तेल अवीव गए थे। इमरान का दावा ये था कि बुखारी को पाकिस्तान की सेना के तत्कालीन जो मुखिया थे कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भेजा था। बुखारी की मुलाकात उस समय मोसाद के चीफ योसी कोहेन से भी हुई थी, और ये सब बात जो है वो इसराइल के हारिस अखबार ने रिपोर्ट भी की थी, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी ने बाद में इन आरोपों को झूठा बताया था। आज इमरान भी सत्ता में नहीं है और जावेद बाजवा भी रिटायर हो चुके हैं। इस इतिहास से, पाकिस्तान और इसराइल के रिश्तों के इतिहास से एक बात तो समझ आती है कि पाकिस्तान और इसराइल के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं। सिर्फ मुशर्रफ के दौर में दोस्ती की कोशिशें हुई थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। जिया हक के दौर में टेंशन बढ़ी और इमरान खान के दौर में भी ये रिश्ते और ख़राब हुए। पर अब पाकिस्तान में आसिम मुनीर का दौर आ चुका है। मिलिट्री की जो लीडरशिप है वो भी बदल गई है और सरकार नून लीग की चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में। तो इस नई इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश तो यही दिखती है कि अमेरिका के साथ दोस्ती रखी जाए और आगे बढ़ा जाए। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में तो बदलाव हो सकता है, लेकिन उसकी जनता का रुख बदलना मुश्किल है। ये एक बड़ी समस्या है। पाकिस्तान के समाज का बड़ा हिस्सा धर्म के प्रभाव में है, इसलिए वहाँ लोग इसराइल फ़िलिस्तीन के मसले को सीधे जेरूसलम पर कब्ज़े का मसला बताते हैं। इसलिए वहाँ जितना प्रदर्शन महंगाई, बेरोज़गारी के लिए नहीं होता, उससे ज़्यादा प्रदर्शन आपको इसराइल के ख़िलाफ़ होते दिख जाएंगे। यही वजह है कि वहाँ की लीडर जो हैं वो जनता की भावना से खेलना नहीं चाहते। TLP, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसे संगठन के एक इशारे पर हज़ारों लोग सड़कों पर जमा हो जाते हैं और तोड़ फोड़ करने लगते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही जब ट्रंप ने गज़ा पीस प्लान में पाकिस्तान को शामिल किया था, तब भी TLP ने पाकिस्तान में उग्र प्रदर्शन कर दिए थे। तो ये रिस्क अब पाकिस्तान के नेता लेना नहीं चाहते, इसलिए इसराइल से दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आ जाइए उस सवाल पर जो हमने शुरू में पूछा था कि इसराइल और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला क्यों नहीं करते। इसका सीधा जवाब यही है कि दोनों को एक दूसरे से फ़िलहाल कोई सीधा ख़तरा है ही नहीं, इसलिए हमला नहीं होता। अगर दोनों के बीच बयानबाजी बढ़ती भी है तो लड़ाई की नौबत आने की आशंका बहुत कम ही है, क्योंकि दोनों की जो सीमाएं हैं वो बहुत दूर दूर स्थित हैं। और हवाई हमले के लिए आपको पता है कि लॉन्च पैड चाहिए होते हैं, आपको आपके एयरप्लेन्स को, फाइटर जेट्स को उड़ान भरनी होती है। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में भी आप देख रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह उसके मिलिट्री बेसिस है, वहाँ से वो अपने हमले लॉन्च करता है और ईरान पर बम बरसाता है। क्या पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट में कोई मिलिट्री बेसिस है इस तरह के? क्या इसराइल के पास हवाई हमले लॉन्च करने के लिए पाकिस्तान पर इसका कोई तरीका मौजूद है? जवाब है इसका नहीं। फिर न्यूक्लियर डिटरेंस का भी एक ख़तरा है, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु बम है। अगर लड़ाई होती है तो इससे परमाणु युद्ध का ख़तरा भी बढ़ सकता है, इसलिए दोनों देश ये रिस्क लेने से बचते हैं। फ़िलिस्तीन का समर्थन और युद्ध दो अलग अलग बातें हैं। युद्ध पैसों से लड़ा जाता है, उसे सस्टेन करना पड़ता है, लंबा चलता है युद्ध। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल ने जो जंग लड़ी है वो इसलिए लड़ पाई क्योंकि पैसा, हथियार अमेरिका से आ रहा था इसराइल के लिए। पाकिस्तान पहले से ही अपनी ख़राब व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, इसलिए पाकिस्तान पूरी तरह से इससे बचने की कोशिश करेगा और ख़ुद इसराइल भी नहीं चाहेगा कि वो एक और दुश्मन अपने लिए खड़ा करे और पाकिस्तान से लड़ाई करे। इसलिए ब्राज़ीलियन पत्रकार के इस दावे को बहुत लोग झूठ मानते हैं, सच नहीं मानते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये शो रिकॉर्ड किया था मेरे साथी आनंद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।